बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। और अब हम बात करेंगे जरा थोड़ा दिल्ली में वोट वाइज, सीट वाइज, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। तो बीजेपी की गिनती कितनी सीटों से शुरू हो रही है, जो ग्रीन बत्ती जला रही हैं, और आम आदमी पार्टी की गिनती कहां से शुरू हो रही है, ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको 2 बयान सुनवाना चाहता हूं इस चुनाव में। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है लगातार प्रचार कर रही हैं, आज भी वो जंगपुरा में है मेरे ख्याल से। और चंद्रबाबू नायडू उन्होंने एक बात कही है अरविंद केजरीवाल के लिए, और वो सुनने लायक है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सहयोगी हैं, उनका भी एक डेवलपमेंट मैन वाला फेस है उनका। उन्होंने ये कहा कि जब आप अगर वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे, जब तक आप धन कमाते नहीं हो, तब तक बांटने का अधिकार आपको किसने दे दिया? पहले कमाओ तो सही, वेल्थ कमाओ तो सही, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। उन्होंने कहा दिल्ली का केजरीवाल का मॉडल इसीलिए फेल है क्योंकि ये कमा कुछ नहीं रहे हैं, जो है उसको बांट रहे हैं। कब तक बांटोगे? एक दिन तो खत्म हो जाएगा। तो सुनने वाली बात है, इस पर हम लोग बहस करेंगे कितना ठीक है उनका आंकलन। ये चंद्रबाबू नायडू की बात आपको सुनवा रहा हूं। और प्रियंका गांधी बड़े जोरदार हमले नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पर बोल रही हैं। उन्होंने दोनों को कायर कहा है, रोंदू कहा है। जी हाँ, यही शब्द है उनके। तो प्रियंका गांधी वाड्रा और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की बात सुने। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे, इतने बड़े कायर मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैं इंदिरा गांधी जी की पोती हूं, मैंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए देखा है। और इनकी कायरता पे मुझे हंसी आती है कि छोटी सी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि आपकी सड़कें बनाएं। Always you are all worried to stay here in Delhi because of weather pollution and also political pollution. Both are dangerous for health. For the last 10 years, Delhi, the governance has totally failed. It is a failed model, I can say. Without creating wealth, what is the right of politicians to distribute wealth? I am asking straight question in this country. The day will come, we have to debate. तो देखिए, इसको आप थोड़ा ये भी समझें कि एनडीए क्या कर रहा है और इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। इंडिया गठबंधन तो अब सारे लोग कह रहे हैं उनकी पार्टियों के कि भाई ये तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए तो था नहीं। और फिर उसमें भी उन्होंने 2 में से एक को उनको चुनना पड़ा, कांग्रेस में से और आम आदमी पार्टी से। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को चुना। इसलिए अखिलेश यादव दिल्ली में आकर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, खासकर मुसलमान वोट उनके लिए बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए दिखाई दे रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हो, वो बीजेपी के साथ लगातार खड़े हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू का हमला अरविंद केजरीवाल के ऊपर था। मैं उनकी बात से शुरुआत करता हूं क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोगों का मानना है कि ये फ्री बीज का चुनाव है। जो दोनों पार्टियां, खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टियों ने प्रॉमिस किए हैं, गारंटी दी है, उन गारंटियों का चुनाव है कि किस पर ज्यादा भरोसा करती है जनता। चंद्रबाबू नायडू ये कहना है भाई पहले कमाओ तब उड़ाओ, या उड़ाओ शब्द में नेगेटिव हो जाएगा। पहले कमाओ तब बांटो। एक दिन आएगा जब तुम कमाओगे नहीं तो जितना है सब खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या करोगे? फेल्ड मॉडल है दिल्ली का केजरीवाल जी का, ये कहा उन्होंने। देखिए, इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि घर में कोई पैसा कमा के ला रहा है, लगा हुआ है, घर के लिए कर्ज ले लिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया, अच्छे स्कूल में डाल दिया, घर के लिए कार ले लिया, सब कुछ किया उसने। और परेशान तो ही, जब इतना कुछ करेगा तो उसको मुश्किल होगी। घर का एक कोई खड़ा हो जाता है, कहता है कि आपको समझ में नहीं आता, मैं चला के दिखाता हूँ घर कैसे चलता है। घर वाले भी परेशान हैं क्योंकि भाई जब इतने आप मुश्किलों में हैं तो आप गुलछर्रे उड़ाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, कहीं आउटिंग के लिए पैसे नहीं दे पाएंगे, पिक्चर भी नहीं देख पाएंगे। कोई एक आदमी आया है, उसने कहा कि ठीक है घर हम चलाएंगे, तो क्या करना है, जो आ रहा है वो तो आ तो वैसे ही रहा है, बढ़ाने का जुगाड़ बंद कर दिया।
मेहनत करना बंद कर दिया। उसने कहा जो है ये लो जाओ, तुम भी ले जाओ, आज जाओ घूम के आओ, बढ़िया से मेला घूम के आओ, अलग से पैसा दे दिया, पिक्चर हर हफ्ते देख के आओ, लोग परिवार के खुश हो जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद उन परिवार वालों को भी लगेगा कि अरे ये तो जो दिवाली हमारे घर की पुताई हो जाती थी, भैया 5 साल बीत गया, पुताई घर में नहीं हुई। जो घर चमकता रहता था, दिल्ली के बारे में कह रहा हूं, जो घर चमकता रहता था उस घर में 5 साल में पुताई नहीं हुई। ठीक है। दिल्ली की सड़कों को डेंट पेंट भी करने की स्थिति नहीं बनी जो सामान्य शहरों में हो जाता है। दिल्ली के फ्लाईओवर्स की जो रफ्तार थी वो थम सी गई। दिल्ली की सड़कें जो कुल 4000 किलोमीटर है उसको अरविंद केजरीवाल 10,000 बताते थे, संदीप दीक्षित ने बताया। और जब ये सब सामने लोगों को दिखता है तो फिर एक चीज और दिखती है जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, पैसा कमाओ तब लोगों को बांटो। भैया कमा भी नहीं हो, जो आ रहा है उसी में से खा जा रहे हो, अपने ऐशो आराम के लिए घर बना रहे हो। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो मैं बता देता हूं। जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या कहती है, जिसको उन्होंने फील्ड मॉडल बताया अभी चंद्रबाबू नायडू ने, उनका कहना है कि हमारा ये वेलफेयर मॉडल है। ये ठीक बात है कि दिल्ली में फ्लाईओवरों पर, सड़कों पर, यमुना की सफाई पर या बाकी ऐसे जो डेवलपमेंट के काम हैं उनके लिए बहुत पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं भी खर्च नहीं हो रहा। दिल्ली में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बजट बताता है वो 20% है केवल, बाकी राज्यों में ज्यादा होता है, दिल्ली में केवल 20% है। बाकी पैसा वो आप देते हैं लोगों की तनख्वाहें देने के लिए, वो पैसा आप देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो योजनाएं शुरू कर रखी है, भाई बिजली का बिल आपका नहीं आएगा, मतलब बिजली की सब्सिडी देना, डीटीसी की बस में महिलाओं को टिकट नहीं लगता उसकी सब्सिडी देना। मैं बता रहा हूं उनका खर्च कहां। अरे भाई वो सब्सिडी ऐसे ही जैसे सरकार पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देती थी, जा रहा है सरकार के पैसे, सरकार के पैसा ही है, और अब तो जा रहा है प्राइवेट कंपनी को, किसी को भी जा रहा है पैसा तो सरकार दे रही है ना, पब्लिक का तो बिल नहीं आ रहा है ना। मैं यही कह रहा हूं, ये डिबेट होनी चाहिए। आप डिस्कॉम्स को बर्बाद करके खत्म कर देंगे, हम केवल अभी उसके आगे समझिए, दिल्ली नगर निगम में 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, 2 महीने हो गए, किसको सैलरी दे रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज हैं, उनके जो अध्यापकों की तनख्वाह 3-3 ये चिंता है। वही बात है कि आपको आय के साधन बढ़ाने पड़ेंगे। उनका कहना है कि हमारा मॉडल है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारा मॉडल है हेल्थ सिक्योरिटी का, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्चना, और दिल्ली की सरकार खर्चती है, इसमें शक नहीं है। और तीसरा हमारा मॉडल है शिक्षा, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी, जो हम लोगों की जेब में पैसा बचाते हैं, बिजली के बिल से बचाते हैं, पानी के बिल से बचाते हैं, बस के टिकट से बचाते हैं, ये हमारा मॉडल है। और इन्हीं 2 मॉडल की एक किस्म की लड़ाई। एक भी नया मोदी जी को भी इसी मॉडल पर आना पड़ गया ना। मैं क्या कह रहा हूं, एक भी नया अस्पताल नहीं, फैक्ट पे उनका दावा हम अपना 20% खर्चते हैं शिक्षा पर, 20% खर्चते हैं, सब खर्च कर दे रहे हैं। क्या यमुना में डाल देते हैं क्या, गायब हो जा रहा है गंदा होके? और पिछले 10 साल में एक बस नहीं खरीदे। अब जरा मैं सीटों पर आ रहा हूं। जैसा मैंने आपको कहा, एक तो मोदी जी को भी आधा तो इस मॉडल पर आना ही पड़ गया, क्योंकि उनकी पार्टी को प्रॉमिस करना पड़ा कि हम ये ठीक है, हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर से देंगे। इसी में मैं जोड़ना चाहता हूं, एक तो नायडू साहब को जैसा आपने कहा वो विकास के माने जाते हैं, लीडर हैं, और अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं है वो किसको कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कह तो केजरीवाल जी को रहे हैं, लागू किस पे होता है? लागू किस पर होता है इसमें। लेकिन एक चीज और कहूं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, थोड़ा सा नायडू साहब का भी बता दूं। नायडू साहब का जो बजट है उसमें 68,000 करोड़ रुपए का वो है बजट डेफिसिट है, 68,000 करोड़ का, और फिस्कल डेफिसिट है 68,000 करोड़ का, और रेवेन्यू डेफिसिट है 34,000 करोड़ का। अब 3-4 योजनाएं उनकी जो है बता दूं मैं, ताकि पर उपदेश दिल्ली में आकर देने में ठीक है। पहली उनकी है अन्नदाता सुखी भव पीएम किसान योजना। स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू एलिजिबल फार्मर्स। दूसरी है हाउसिंग। अंडर हाउसिंग फॉर ऑल 25 लाख हाउसेज पट्टाज विल बी प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है। लेबर विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग, ये गवर्नमेंट का फिगर पढ़ रहा हूँ, विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, फ्री ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन उनका वो कह रहे हैं कि भाई कमाओ और तब बांटो, हम कह रहे हैं कमाते भी हैं। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट भी बता दिया। बजट पहली बार डेफिसिट में, क्या ये बात सही है ना? हमेशा जो आदमी उपदेश दे रहा है उसका तो 68,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। मैंने कहा ये इन्हीं 2 मॉडल्स की लड़ाई है। सर मैं जरा सीटों की बात करना चाह रहा हूं। 10,000 करोड़ रुपया लोन लिया एनएसएफ से केजरीवाल सरकार ने, पैसा नहीं अब उनके पास। सीटों की बात मैं आपसे करूं, अब देखिए दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, आज पहला आखिरी दिन है प्रचार का, ये बताइए कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है और पीछे चल रहा है? 70 सीटें हैं व्यूअर्स दिल्ली में, ठीक है, 70 सीटें हैं। हमने जो एक अनुमान लगाया, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि
18 सीटें ऐसी हैं जहां अरविंद केजरीवाल ग्रीन जोन में है और बीजेपी रेड जोन में, मतलब गिनती अरविंद केजरीवाल की 18 सीटों से शुरू होती है। ये कौन सी सीटें हैं? ये वो 18 सीटें हैं जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 7 सीटें एक लहर में 54% वोट लेकर के बीजेपी जीत गई थी, इन 18 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी उस दौर में भी पीछे थी। तो यहां केजरीवाल जी की आप मान सकते, मतलब मोदी लहर में भी जहां बीजेपी पिछड़ रही हो तो वो केजरीवाल जी के लिए प्लस है, बीजेपी के लिए माइनस है। तो ये बीजेपी का रेड जोन है 18 सीटें, मतलब, और केजरीवाल जी का प्लस जोन है। यहां से वो गिनती शुरू कर रहे हैं अपनी। बीजेपी का ग्रीन जोन कौन सा है? बीजेपी की वो 8 सीटें जो उसने केजरीवाल लहर में 2020 में जीती थी, वो 8 आती हैं, और 11 ऐसी सीटें हैं जो 2020 में वो 10,000 से वोट से कम वोटों के मार्जिन से हारी थी। मार्जिन कम है, जो जहां मार्जिन बहुत कम है, तो वो आप ऐसे समझिए कि बीजेपी अपनी गिनती अच्छा चुनाव लड़ेगी तो 19 से शुरू करेगी, अरविंद केजरीवाल अपनी गिनती 18 सीटों से शुरू करेंगे जहां वो बहुत मजबूत हैं, बाकी 33 सीटों पर लड़ाई है। आपको पहुंचना है 36 तक। अब 18 से 36 केजरीवाल का पहुंचना आसान है या 19 से 36 बीजेपी का पहुंचना आसान है? समीर जी, मुझे लग रहा है बीजेपी का बहुत आसान है इस बार, वो इसलिए 2 कारण उसके आसान होने के। एक तो ये है कि अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे 2024 का, विधानसभा वाइज अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों पर बढ़त थी विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा में 52 सीटों पर थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, अब बजट के बाद और मध्यम वर्गीय और अपर मिडिल क्लास जो है, जिन्होंने केजरीवाल को 2 चुनाव में वोट किया था, मुझे लग रहा है एक बड़ा वोट बैंक वो शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी के पास होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े एज के ऊपर है। पहली बात आप कह रहे हैं वो 36 के मार्क तक पहुंचना जादुई आंकड़े तक बीजेपी का आसान है? बहुत आसान है सर शॉर्ट में, फिर मैं वोट बैंक की बात करता हूं। बीजेपी को कोई विरोधी वोट से कोई मतलब नहीं है। उसका रिलेक्टेंट वोट यदि एक्टिव हो जाए तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। जो 52 सीटें आप कह रहे हैं, तो उन 52 सीटों में जो वोट बढ़ा था उसका, वो सस्टेन कितना कर सकती है, उससे चुनाव नतीजा बदलेगा। मैंने कहा 36 की लड़ाई में इस वक्त आगे कौन बेहतर स्थिति में है? बीजेपी। आज आप बीजेपी को बेहतर बता रहे हैं? भाई ये में। बदलाव है भी और ज्यादा देखिएगा। मेरी आखिरी बात जो विनोद जी से हुई है, आपने हर बार कहा आप आम आदमी पार्टी को एज, आज आप कह रहे हैं बीजेपी आगे, बेहतर स्थिति में है। रही साहब ये बड़ी बात है। और आप तो हमेशा आप तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है दिल्ली में, इसमें पूछना क्या है? तो आज मतलब हमारे तीनों पैनलिस्ट की राय ये होगी, आज से हमारे तीनों पैनलिस्ट की राय है कि बीजेपी इस चुनाव में आगे है। ये इंपॉर्टेंट था। अब जरा वोट किसके पास कौन से समाज का है, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो उसी को शिफ्ट होना है। तो पहले केजरीवाल जी का वोटर कौन है दिल्ली के अंदर? मुस्लिम वोट। मुसलमान 13% वोट है दिल्ली के अंदर। कहीं जा रहा है केजरीवाल जी? समीर जी 1 वर्ड आंसर चाहिए मुझे। नहीं, वो केजरीवाल और कांग्रेस के पास ही रहेगा। ये अरे सर, केजरीवाल हाँ, कांग्रेस के बड़ा हिस्सा अब ये देखना है कांग्रेस कितना लेके जाती है। बड़ा हिस्सा केजरीवाल के पास रहेगा। बड़ा हिस्सा केजरीवाल। बिल्कुल टूट हो रही है मुस्लिम वोट में, कुछ परसेंट हो रही है। आप बताइए। बिल्कुल जा रहा है, पूरा जा रहा है। कम से कम 5 ऐसी सीटें हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए मुसलमान को लुभाना मुश्किल है। ठीक है। बल्ली मारान जैसी जगह पे इमरान हुसैन जैसा मंत्री, उसको मस्जिद की नमाज के बाद उसके बाद भागना पड़ता है, उससे लोग लड़ते हैं, कहते हैं तुम काम नहीं, वोट टूट रहा है, मतलब बिल्कुल टूट रहा है, जम के टूट इससे रहा है। आप आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब महिला वोट देखिए, बड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। ये 2100 रुपए का उन्होंने वादा भी किया है, बीजेपी ने 2500 रुपए देने का वादा किया, बल्कि मोदी जी ने तो ये कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस पर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। महिला वोट किसकी तरफ, समीर जी? मुझे लग रहा है कि जो फ्री बस वाला बड़ा सेक्शन अभी तक वो आम आदमी पार्टी के पास था, लेकिन मुझे लगा जिस तरीके से कल जो बजट आया है उसके बाद मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में बहुत कड़ी चुनौती है महिला वोट को लेकर। लेकिन पलड़ा आखिरी में भारतीय जनता पार्टी का भारी रहने वाला है। महिला वोट प्रेफर करेंगे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को। और अब सबसे बड़ा सेक्शन जो है पूर्वांचलियों का 20 से 25%। आपको याद होगा कल की रैली में मोदी जी ने बिहार की खूब बात की थी, 60,000 करोड़ बजट में मिले हैं उनको भी। पूर्वांचली अभी तक अरविंद केजरीवाल का वोटर है, टूट रहा है इस बार? नहीं, अब तो उसको दिख रहा है ना कि हमारी वाली ताकत यहां भी है, बिहार में है, वो भाजपा के साथ जाएगा, भाजपा के साथ जा रहा है। भ्रम नहीं। दलित वोट की हम लोगों ने बात की, दलित 18% वोट है, ये भी केजरीवाल जी का वोटर था। दलित वोट भी इस बार बिखराव में है विजय जी? बिल्कुल नहीं है, ये केजरीवाल जी के साथ, मतलब 10-5% हो वो उससे कोई मतलब नहीं। बाकी मोटे तौर पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि नाराज है। नहीं, कोई मतलब नाराज थोड़ा सा हुआ। एक तो क्या हुआ कि 10 साल से आम आदमी पार्टी के साथ सहानुभूति थी उसकी वाल्मीकि वोट की, क्योंकि बीजेपी के पास एमसीडी थी। अब जब एमसीडी उनके पास आ गई तो वो नाराजगी उनके साथ हो रही है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मतलब 70% से कम वोट वाल्मीकि का या दलित वोट जो है आम आदमी पार्टी। आखिरी मिडिल क्लास लुभा लिया मोदी जी ने या नहीं? यही है वो 38 और 54 का खेल। भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने पक्ष में बहुत सलीके से कर लिया है। भरोसा मोदी पर ज्यादा है।